फ्रेंड्स, जैसा अपन ने कल लाइव सेशन में वेलोसिटी एज एन वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस किया था एंड देन वी रीच्ड टू एक्सेलरेशन कंसेप्ट आल्सो. So for a recap, I am creating this video so that it will be available for you with you forever, and as and when you'll feel ki I should check it again, I should get a recap, so you'll feel free absolutely. आपके पास होगा वहाँ पर और आप तुरंत उसको देख के और रिकैप ले लेंगे. सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था तो अपन पहले वेलोसिटी एंड देन फिर एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं. सो वेलोसिटी बेसिकली छोटे छोटे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वेलोसिटी को आपको एब्सोल्युटली क्लियर कर देंगे. सो मैं जल्दी जल्दी उन पॉइंट्स को नहीं बोलूँगा, उस पर अपन बेसिक डिस्कशंस काफ़ी अच्छा करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन होगा लाइव सेशन में. बट मैं यहाँ पर आपको उसके बेसिक कंसेप्ट्स एक बार क्लियर कर दूँ सो दैट आपके पास भी एक पूरा आइडिया होगा, फिर काफ़ी बेटर मैनर में अपन उसको डिस्कस कर पाएंगे लाइव सेशंस में. एंड वीडियोस जो है वो मैं छोटे टाइम का बनाऊंगा ताकि आपके पास एक नट शेल में और क्विक रिकैप के लिए वीडियोस अवेलेबल हों. ठीक है, एंड 1 and 2 के पार्ट्स अपन मैनेज कर देंगे तो ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. राइट. सो वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है, मैं वेक्टर क्वांटिटी मैंने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि स्पीड इससे पहले आता है और अपन उसका डिस्कशन कर चुके हैं. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसका पिक्चर में आना क्यों रिक्वायर्ड है? इससे पहले अपने पास स्पीड ऑलरेडी है जिसे हम रेट ऑफ मोशन यानी जिस वैल्यू से आप रन कर रहे हैं वो वैल्यू रेट ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है स्पीड के नेम पर. सो व्हाट इज द नीड कि हम वेलोसिटी को भी स्टडी करें और वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट हो, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट करने की रिक्वायरमेंट क्या है. तो अगर हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में समझना चाहें तो इस दोनों से पहले हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया हुआ है. आपको अच्छी तरह पता है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नोट होते हैं. डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों चीजें आती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. प्रैक्टिकली हमने इनका जितना डिस्कशन किया था उससे ये फाइंड आउट हुआ था कि हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स को मूव करते देखते हैं और खुद भी चाहे हम घर के अंदर ही मूव कर रहे हों, ज्यादातर हमारा मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन बेस्ड होता है. यानी इंटेंशनली हम विदाउट अनाउंसिंग इट, बिफोर कवरिंग द मैग्नीट्यूड, बिफोर कवरिंग द पोजिशंस, वी फर्स्ट थिंक अबाउट द डायरेक्शन इन विच आई सपोज टू स्टार्ट. आपका जो पॉइंट है यानी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पहुंचने के लिए आप जिस भी जगह खड़े हैं सबसे पहले आप अपने घर से निकलकर एक डायरेक्शन क्रिएट कराते हैं, देन मैग्नीट्यूड्स कवर करते हैं. तो आप पहले डायरेक्शनली चलते हैं. तो हमने 10 में से 9 टाइम्स, 100 में से 99 टाइम्स हमने ये फाइंड आउट करा कि ज्यादातर हम वेक्टर मूवमेंट लेते हैं, ज्यादातर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट लेते हैं. ठीक है, तो क्योंकि हम वेक्टर मूवमेंट कवर करते हैं तो उस पोजीशन को कवर करने के लिए हमारा जो रेट ऑफ मोशन है, रेट ऑफ मोशन, हमारा जो रेट ऑफ मोशन है यानी जो चलने की जो हम जो मूवमेंट ले रहे हैं उसकी जो वैल्यू है जिसे हम चाल कहते हैं, उसकी जो वैल्यू है रेट ऑफ मोशन वो भी वेक्टर ही होगी, वो भी डायरेक्शनल हो गई, ऑटोमेटिकली डायरेक्शनल हो गई. आप जो रोड पर चल रहे हैं वो डायरेक्शन स्पेसिफिक मूवमेंट है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन यू आर मूविंग. सो आपका जो रेट ऑफ मोशन है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन से
रिलेट हो गया। तो क्यों आपका डायरेक्शन से रिलेट हो गया, उसका रीजन मैंने आपको यहां दे दिया, शॉर्ट एंड स्वीट आप ये समझ लें, क्योंकि हम मैक्सिममली डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट लेते हैं, इसलिए रेट ऑफ मोशन जो है हमारा डायरेक्शनल बेस हो गया, और इसीलिए हमने एक नई क्वांटिटी जनरेट करी, रेट ऑफ मोशन विद डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी, राइट, बेसिक क्लियर। स्पीड की जगह डायरेक्ट वेलोसिटी क्यों आई? वेलोसिटी इसलिए आ गई क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम जो मूवमेंट्स लेते हैं वो ज्यादातर वेक्टर मूवमेंट होता है, तो उसको कवर करने के लिए जो मोशन हम लेते हैं रेट ऑफ मोशन, वो डायरेक्शन बेस्ड हो गए, और वो डायरेक्शन बेस्ड हो गए तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हो गई, क्योंकि पहले वाली तो सिर्फ रेट ऑफ मोशन को ही कवर करती है, यानी सिर्फ स्पीड है, यानी स्केलर वैल्यू है। डायरेक्शन जैसे ही ऐड हो गया तो वो एक नई क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी, जिसे हम वेलोसिटी के नेम से जानेंगे, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के लिए वेक्टर, इसको और भी आप कई तरीकों से देख सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो यू कैन सी स्केलर के लिए स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कुछ फाइंड आउट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, आप इस तरीके से एक आइडिया हमेशा माइंड में बना सकते हैं। ऑलवेज ध्यान रखिए, थिंग्स तब लर्न होंगी जब आप उसके कुछ अपने, आपका जो एप्टीट्यूड है, आपकी जो साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली, आपकी जो सराउंडिंग है, आपके जो वर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप उनका कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट कराएंगे, और उन एग्जाम्पल्स को माइंड में सेटल करेंगे, तो वो कंसेप्ट भी आपके ऑलवेज माइंड में बने रहेंगे। आप डायरेक्ट उन वर्ड्स को, जो एक सेट पैटर्न पे बने हुए वर्ड्स हैं, अगर आप उनको मगअप करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके माइंड में बनेंगे, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक बनेंगे, जब तक आप उसको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया कि किसी चीज को लर्न करने के लिए जितने भी कुछ भी जो जनरल तरीके हैं, ये मेरे तरीके हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करा, आपके कुछ और भी हो सकते हैं, आप उसके तरीके से वेलोसिटी को स्पीड से रिलेट करते हुए कि क्यों वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, क्यों हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, इसको आप कोई भी एग्जांपल्स क्रिएट करा के माइंड में बनाए रखिए। ठीक है, सो वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी जो है वो बेसिकली 2 काइंड्स की हमने स्टडी करनी है। वेलोसिटी के टाइप्स क्या हैं? वेरी गुड, बिना स्केल की रूलिंग हो गई। वेलोसिटी, देयर आर 2 वेलोसिटीज, ये इसके टाइप्स हो गए। एक है इनिशियल वेलोसिटी और एक है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u से इंडिकेट है, फाइनल वेलोसिटी v से इंडिकेट है। क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन है, सिर्फ डायरेक्शन ऐड हुआ है, सेम रेट ऑफ मोशन, स्पीड से उसका रिलेशन है, तो स्पीड की जो यूनिट है यहां पर यू कैन सी, यूनिट अगर आपको नहीं आती तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीटर्स में स्टैंडर्ड, एंड टाइम जो है वो सेकंड्स में, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। सेम डिस्प्लेसमेंट भी मीटर एंड टाइम सेकंड्स, तो इसकी वेलोसिटी की यूनिट भी हो गई मीटर पर सेकंड। तो यहां पर मैं यहीं लिख देता हूं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। नाउ इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के कुछ बेसिक डिफरेंस जो अपने को की ग्रास्पिंग हमने को लेनी है वो ये है, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट से, पूरा वर्ल्ड एक ऑब्जेक्ट है, लिविंग नॉन लिविंग सब, जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट होंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट टाइम उसके साथ हमारा मीट होगा, हम उसकी जो स्टेट देखेंगे, स्टेट 2 ही होती है, रेस्ट एंड मोशन। जो भी उसकी स्टेट देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को डिपिक्ट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को अनाउंस करेंगे। अगर आप रूम में एंटर होते हैं और फैन आपको बंद दिखता है, तो आपका अभी का इस केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द फैन, एंड उसका फर्स्ट इंटरैक्शन आपके साथ आया कि इट इज इन रेस्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट काई में होगा, रेस्ट में होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे 0। क्या कंसिडर करेंगे? 0 कंसिडर करेंगे। समझ में आया? यानी ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट इंटरैक्शन आपके साथ आएगा उसको हम बोलेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप जब रूम में आते और फैन आपका ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में होता, चल रहा होता,
तो हम उसको मोशन स्टेट बोलते हैं, और अगर वो मोशन स्टेट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है, फर्स्ट इंटरैक्शन जो है आपका ऑब्जेक्ट के साथ, इनिशियल वेलोसिटी वो नॉट इक्वल्स टू जीरो कंसिडर होती, समथिंग होती। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद अब आप समर डेज है, आप रूम में आए, फैन ऑफ है, आपने फैन ऑफ है तो ऑन किया, तो आपने अप्लाई कर दी फोर्स, और आपने फोर्स का मतलब आप समझते हैं हमेशा अनबैलेंस फोर्स। आप इस कंसेप्ट को पहले पढ़ भी चुके हैं और आगे वाली चैप्टर्स में भी अपन उसको स्टडी करेंगे। फोर्स जो है वो बेसिकली अप्लाई होने से पहले की कंडीशन और अप्लाई होने की बाद की कंडीशन, इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। फोर्स आपने जब अप्लाई करी तो उस समय ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी थी वो उसकी इनिशियल होगी, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। फोर्स अप्लाई करते समय जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो उस केस के लिए इनिशियल अनाउंस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और फोर्स के बाद जो भी वेलोसिटी उसकी जनरेट होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। मैंने कहीं पर भी चेंज वर्ड नहीं बोला है, ये आगे आएगा, इसलिए मैंने अभी यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना। सो फोर्स के बाद वाली वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपके कुछ जो डाउट्स इस समय माइंड में होंगे वो क्लियर हो पाएंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो अगर रेस्ट में है और आप फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की नेक्स्ट वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगी, ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा। आप रूम में आते हैं और आपने देखा कि यार फैन बिना मतलब ही चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर अब आपने जो फोर्स लगाई तो फोर्स से पहले वाली वेलोसिटी इनिशियल और फोर्स के बाद वाली वेलोसिटी फाइनल। तो अगर आपका इंटेंशन है कि आप ऑब्जेक्ट को बंद करें तो आपकी जो नेक्स्ट वेलोसिटी आएगी फोर्स के बाद, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो गई, तो आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई करी तो उसके बाद वाली जो नेक्स्ट वेलोसिटी जनरेट होगी वो जीरो हो सकती है। इस पिक्चर को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं क्योंकि इसमें एक पॉइंट और है, मोशन वाले की बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी वो रन में है। आपने फोर्स अप्लाई कराई, आपने कहा कि यार फैन स्लो चल रहा है, तो हो सकता है आप सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दें। सेम डायरेक्शन में इस तरीके से दिखा देता हूं। पॉजिटिव साइड में अगर आप फोर्स अप्लाई कर दें तो नेक्स्ट जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो ही होगी। इनफैक्ट वो वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपकी स्पीड यानी आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका इंटेंशन कहता है कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसको तो बंद करो ना, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आपने क्या किया? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दी। अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दी यानी आपने पुश की जगह पुल अप्लाई कर दिया, यानी आपने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी अप्लायंस से, तो फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, हमेशा ये वर्ड बार बार एरो बना रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि फोर्स से पहले वाली हमेशा इनिशियल होती है, फोर्स के बाद वाली फाइनल कंसिडर होती है। ये भी पॉसिबल है कि आपको लगा कि फैन जो है वो तेज चल रहा है, मैं फोर्स लगाता तो हूं, अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाता हूं, लेकिन वेलोसिटी मैं फैन को जीरो नहीं करना चाह रहा, उसको उसके 5 से 3 पे करना चाह रहा हूं, उसके नंबर कम करना चाह रहा हूं। तो अब की बार वेलोसिटी जो है वो जीरो तो नहीं होगी, लेकिन इस केस में क्या होगी? वेलोसिटी जो है वो लेस देन इनिशियल वेलोसिटी होगी। यानी ये सब चीजें पॉसिबल है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो पॉसिबल है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो, फोर्स अप्लाई करेंगे तो v जो है वो समथिंग हो सकता है। हम इनिशियल वेलोसिटी समथिंग हो सकती है, फोर्स के बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है। यानी आप देखो फाइनल वेलोसिटी समथिंग भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन u भी हो सकती है, लेस देन u भी हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकती है, समथिंग हो सकती है, ठीक है, लेस देन v हो सकती है और ग्रेटर देन v भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर आपकी फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव साइड है तो v विल बी ग्रेटर, v जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा
कि वेलोसिटीज जो होती हैं u एंड v वो किस तरीके से आपस से रिलेट करती हैं। हम इसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर अपन इसकी बात दोबारा से करेंगे। नेक्स्ट ये था कि हम जब भी फोर्स लगाते हैं, हमने ये एक बार पहले भी पढ़ा हुआ है, हम जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो एज पर न्यूटन फोर्स चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैंने सही बनाया है क्या? क्या आपको ये एक्सेप्ट हो रहा है? जो हमने वहां पर अभी पढ़ा था दैट फोर्स जो है वो बार बार जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो u जो है वो v में कन्वर्ट हो जाता है। वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ब्रिंग अप करते हैं, यानी अनबैलेंस फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की जब स्टेट बदलता है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, राइट। तो अब क्या है कि मानिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। आपने फोर्स अप्लाई कर दी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट जो वेलोसिटी आई वो वेलोसिटी आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इंक्रीज होगी क्योंकि आपने पुश करा है, राइट। अब आप मानिए कि ये तो है आपका फर्स्ट कंसेप्ट। अब सेकंड वाले में क्या है, इस इंक्रीज ऑब्जेक्ट पर आपने फिर से फोर्स अप्लाई करी, तो आपने अब की बार सोचा कि जो मैं ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो मैं और रोड फ्री है और मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना है, मैं थोड़ी वेलोसिटी कम चल रहा हूं, मेरा एग्जाम का टाइम होने वाला है, मुझे थोड़ा तेज चलना चाहिए, आपने और फोर्स लगाई। तो और फोर्स के बाद वाली जो नेक्स्ट वेलोसिटी आती है वो v आती है। मानिए वो इंक्रीज हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस फोर्स से पहले वाली वेलोसिटी थी 5 और इसके बाद वाली थी 10। इससे पहले वाली थी u, इसके बाद वाली होती है v। यहां पर क्या होगा, यहां पर f से फोर्स अप्लाई करने वाली वेलोसिटी बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी फिर आ गई नेक्स्ट। तो यहां पर इसी सेम ऑब्जेक्ट के केस की बात कर रहे हैं, फोर्स से पहले वाली वेलोसिटी जिसे इनिशियल कहते हैं वो कितनी होगी, वो होगी यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड। ये किसको आपने 10 मीटर पर सेकेंड बोला, इसको, यानी कभी तो आप इसको फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, कभी आप इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं। ऐसा कैसे है? यहां आपको एक चीज समझनी है, जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, whenever you apply the force at any instant of time, whenever you apply the force again and again, start considering the cases into case number 1 into case number 2। और जिस समय आप ऑब्जेक्ट पर, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस समय भी आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं उस समय ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होती है वो उसकी इनिशियल होती है, क्योंकि फोर्स के बाद फिर एक नई वेलोसिटी आने वाली होती है। सो फोर्स के बाद इस केस के अंदर एक नई वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप चल रहे हैं, चलते चलते आपने कहा कि और फोर्स लगानी है, तो आपने नई फोर्स लगाई। तो इस समय आप कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, आप चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो यहां पर क्या कंसिडर हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और केस नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन अलग आने लग जाएगा और इसका कैलकुलेशन सेपरेट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये हो गया आपका दूसरा कंसेप्ट, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से रिलेट करता हुआ, ठीक है। अब थर्ड कंसेप्ट समझते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन अपने आप पिक्चर में आ जाएगा। ओके, सो आपके फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स आते हैं 8, आपके सेकंड टेस्ट के मार्क्स आते हैं 9। इस 8 को आप कंसिडर करिए इनिशियल वेलोसिटी और 9 को आप कंसिडर करिए फाइनल वेलोसिटी। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 8, एक है 9 और एक और है इनके बीच में, दैट इज द चेंज। आपकी मदर ने पूछा कि जो रिजल्ट आया है उसमें चेंज क्या आया। मदर हैजंट आस्क्ड यू द रिजल्ट ऑफ सेकंड टेस्ट, शी आस्क्ड यू व्हाट द चेंज हैज अकर्ड, चेंज क्या हुआ वो बताइए। तो आपने तुरंत कहा कि मैम मम्मी 1 मार्क का चेंज आया है, एंड यू आर राइट। कैसे निकाला आपने? आपने कहा 9 लेटेस्ट है, अर्लियर 8 है, दोनों को आपस में डिफरेंस किया और
रिजल्ट आ गया 1 मार्क का। 9 है v, माइनस किया u को और रिजल्ट ले आए हम चेंज। सो वेलोसिटी का जो चेंज आया, पहले वेलोसिटी ये थी, फिर वेलोसिटी ये हो गई। इस वेलोसिटी का जो चेंज आया उसका फॉर्मूला आपके माइंड में क्या आया? लेटेस्ट वेलोसिटी माइनस अर्लियर वेलोसिटी। ऑलवेज क्या? लेटेस्ट वेलोसिटी माइनस अर्लियर वेलोसिटी। ठीक है, फिगर बिग एंड स्मॉल नहीं देखना है, फिगर पे नजर नहीं है, हमारी नजर क्या है? लेटेस्ट वेलोसिटी माइनस अर्लियर वेलोसिटी, यानी v माइनस u विल ब्रिंग्स यू व्हाट? द चेंज इन योर वेलोसिटी, राइट। अब सेकंड एग्जांपल में क्या होता है, आपके फर्स्ट टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो है 9, सेकंड टेस्ट के आपके जो मार्क्स हैं वो है 8। इसको वापस से वही मानना है आपको, फर्स्ट टेस्ट है तो u, सेकंड टेस्ट है तो v, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये अर्लियर है। अब मम्मी ने फिर से पूछा भाई चेंज क्या आया? पहले वाले में तो चॉकलेट मिल गई आपको, सेकंड वाले में अगर आप कहते हैं फिर से 1 मार्क का ही चेंज आया, क्योंकि आपने मैथ्स के फिगर पे ध्यान दिया, तो 1 मार्क का चेंज आया, तो आपने वापस से कैलकुलेशन इस तरीके से कर दी। कैलकुलेशन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपने फॉर्मूला बदल दिया, अब की बार u में से v माइनस कर दिया, ठीक है, और आंसर आ गया 1। क्या ये सही है? नहीं साहब, ये तो एब्सोल्युटली गलत है। तो सही क्या है? आपने अपना फॉर्मूला कांस्टेंट रखना है, देन ओनली यू वुड बी इन द कंडीशन टू टेल द राइट चेंज अगर इन योर मार्क्स टू योर मदर। तो आपको क्या करना है, अब की बार 8 में से 9 को आप लेस करेंगे, विल गिव यू -1 चेंज। सो दिस टाइम आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, v माइनस u। फॉर्मूला क्या है चेंज का हर बार का? v माइनस u विल गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो यहां पर एक नया कंसेप्ट आ गया, 3 पॉइंट हो गए, एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी और एक है वेलोसिटी का चेंज। ठीक है, एक है वेलोसिटी का चेंज। अब देखते हैं वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या ब्रिंग अप करता है, वो क्या लेके आता है हमारे लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी का चेंज यानी which is known as acceleration is the change in velocity। it's wrong, क्योंकि acceleration change in velocity नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी बताऊंगा मैं आपको, यहां पर क्यों फॉर्मूले में यहां पर t आएगा। यहां होता है change in velocity upon time taken, जबकि मैंने वहां पर एक बार भी चेंज इन वेलोसिटी बताते वक्त आपको v माइनस यू ही बताया है, चेंज इन वेलोसिटी बताया है। चेंज इन वेलोसिटी विच इज नोन एज एक्सेलरेशन गलत है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो टाइम को भी रिस्पेक्ट पे करना होगा। ऐसा क्यों है सर, क्यों इस फॉर्मूले में टी आ रहा है, जरा ध्यान से अपन को समझने की जरूरत है। टाइम की रिस्पेक्ट ही क्या है? अभी तक अपने को यह पता था कि वेलोसिटी का चेंज जो है, ये वेलोसिटी का चेंज जो है वो कौन लेके आता है भाई? वो लेके आता है, कभी नहीं भूलना आप, अनबैलेंस फोर्स। फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी, ये मैंने यहां लिखा और ऐसा ही मैं एक बार पहले लिख चुका हूं। फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी, एक बार और लिख देता हूं, फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी, अनबैलेंस फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है पॉइंट। सो अगर क्या सिर्फ फोर्स के एप्लीकेशन से वेलोसिटी में चेंज सही में आ जाता है? क्या कोई और पैरामीटर यहां वर्क नहीं करता? अगर ऐसा है तो हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ पर जब लेके चलते हैं तो कुछ और ही सिनेरियो देखने को मिलता है, कुछ और ही पिक्चर सामने आती है। क्या आती है? जब आपकी कार या आपका कोई भी व्हीकल जो है जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप मैकेनिक से कहते हैं कि इसको स्टार्ट करना है। वो कहते हैं सर आप बैठिए कार में, मैं पीछे से पुश लगाता हूं, अभी इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो फोर्स लगाता है तो क्या, क्योंकि फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी, अभी अपन ने पढ़ा है, यहां पर रेस्ट में है, तो व्हेन ही अप्लाइज द फोर्स ऑन टू द ऑब्जेक्ट जो है तुरंत चलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फोर्स वहां लग रही है तो वेलोसिटी में चेंज आ जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। आपने ये पहले की क्लासेस में पढ़ लिया है। जो फोर्स आप लगाते हैं पहले उसको
यहां से सरफेस इन कॉन्टेक्ट से लगने वाली अपोजिट फोर्स, जिसे हम फोर्स ऑफ क्या कहते हैं, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो आपके लगाए हुए डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट में वर्क करती है। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, इस अपोजिशन को बीट करना पड़ता है। अगर आपकी फोर्स भी सामने वाली फोर्स, जिसको मैं माइनस साइन से इंडिकेट करूंगा, अगर आपकी फोर्स सामने वाली फोर्स के बराबर होगी तो बेसिकली फोर्स लगी ही नहीं। फोर्स लगी नहीं तो वेलोसिटी का चेंज कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट की स्टेट बदलेगी नहीं, वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहां पर 0 न्यूटन आ रहा है, नेट फोर्स कितनी आ रही है भाई? 0 आ रहा है। तो फॉर दैट आपको अपनी फोर्स बढ़ानी। इसकी तो फोर्स लिमिटेड है, क्योंकि इसकी फोर्स तो जो जिन बेसिस पर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का मास, उसका कॉन्टेक्ट विद सरफेस, उसकी रफनेस, है ना, इंटरलॉकिंग, वो चीजें तो एक बार जो हो गई वो हो गई। आप अपनी फोर्स बढ़ा सकते हैं। तो आपने अपनी फोर्स को जब इंक्रीज करा और सामने वाले की फोर्स को कम हो गई, तो आप अब जीत जाएंगे और अब आपकी फोर्स जो है वो 0 नहीं होगी, नेट फोर्स समथिंग होगी, और आप अब ऑब्जेक्ट को स्टेट में चेंज ला सकते हैं। दैट मीन्स this is not only the force which brings up the change in the velocity of the object. मैं again repeat करता हूं मेरी लाइन को, this is not only the force which brings up the change in the state of an object. तो क्या है? Time is equally plays an important role in it. अगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सामने वाले को बीट करने में पहले कुछ समय लेता है, तो टाइम यहां कंज्यूम हो रहा है, टाइम यहां लग रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वी हैव टू गिव द इंपॉर्टेंस टू टाइम ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर टाइम भी खर्च हो रहा है, साथ की फोर्स लगने के साथ ही वेलोसिटी का चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, और वेलोसिटी का चेंज जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी का चेंज जिसे हम क्या कहते हैं भाई, एक्सेलरेशन कहते हैं, वो सिर्फ जो है वो फोर्स से नहीं आया, उसमें टाइम ने भी अपनी इंपॉर्टेंस दी है। यहाँ टाइम कंज्यूम हो रहा है सामने वाली फोर्स को बीट करने में, तो टाइम की इंपॉर्टेंस यहां हमें दिखाई देती है। तो हमने वहां पर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टाइम को भी जगह दे दी, यहां पर हमने टाइम को भी जगह दे दी। अब आप देखिए कि टाइम का जो रोल है उसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली शो करके दिखाएं, और टाइम का रोल किस तरीके से वर्क करता है एक्सेलरेशन पर वो भी देखें। हम बताते हैं कि भाई वेलोसिटी का चेंज, पहले वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, मैं यहीं बना देता हूं उसको, पहले वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, वो रन कर रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, फिर वो रन करने लगा 5 मीटर पर सेकंड से। कैसे होगा वेलोसिटी का चेंज? आपको सबको पता है, फोर्स के कारण होगा वेलोसिटी का चेंज, है ना। मैं सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन का साइन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, आपको मैंने पहले वाली शीट पर यह एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम दोबारा बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट रन कर रहा है, तो फर्स्ट इंप्रेशन उसका क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी का कितनी वैल्यू है, 3 मीटर पर सेकंड। अब मैंने फोर्स अप्लाई कराई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा करने में उसको टाइम भी लगा, यहां बता दिया आपको मैंने। फोर्स के तुरंत अप्लाई करते ही वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, दैट टेक्स टाइम ऑल्सो, क्योंकि उसको एक अपोजिट जो फोर्स है उसको बीट करना होता है। तो टाइम जो है वो मानो यहां पर लगा 2 सेकेंड्स का, है ना। और अगले वाले केस में, इसको मैं कहता हूं केस नंबर 1, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम मास का ऑब्जेक्ट है, अगले वाले केस में अगर उसको लगा 1 सेकेंड, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी, 5 एंड 3 सारी वैल्यू सेम रहेगी, वेलोसिटी वो की वही माना हमने, लेकिन टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस ले लिया, क्योंकि हम यहां टाइम का रिलेशन विद एक्सेलरेशन समझना चाहते हैं कि टाइम किस तरह का चेंज एक्सेलरेशन की वैल्यू में ला सकती है। तो यहां पर हमने कहा कि v की वैल्यू है 5 और u की वैल्यू है 3 और टाइम की वैल्यू है 2। दूसरे वाले केस में हमने कहा वापस से 5, 3, टाइम यहां पर कम खर्च हुआ। आप बहुत आसानी से यहां मैथ्स लगा के बता सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 1, और यहां पर जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आ रही है ये हो गया आपका केस नंबर 1, है ना। और यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 2। So you can easily see the change in velocity is same, but if the time taken to change, if the time taken to bring up the change in velocity
is greater, then the value of acceleration will be less. और अगर टाइम आप कम लगाएंगे वेलोसिटी का चेंज लाने में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा आएगी। आप इस चीज को थोड़ा सा, मैं यहां यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट की हम बात अभी करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है यूनिट, कैसे यूनिट आ रही है उसकी भी बात हम करेंगे अभी। तो आपने डिफरेंस देखा कि दोनों ब्लॉक्स में से एक डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, टाइम इससे इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, टाइम इससे इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। टाइम जो है अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम आ रहा है, उससे बेसिकली फर्क क्या पड़ता है आप उसको समझिए। आपने नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ना है उसको, लेकिन मैं आपको यहीं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप समझिए कि मैंने आपको एक्सेलरेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहां बताता हूं। मानिए एक्सेलरेशन जो है फोर्स के फॉर्मूले में आता है, और मैंने आपसे कहा कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सेलरेशन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी F इजिकल्स टू जो है वो है ma, m कांस्टेंट होता है जब तक ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं होगा, है ना, मैटर कंटेन, मास कांस्टेंट होता है। अब मैं यहां दो कंडीशन ले रहा हूं, एक कंडीशन में तो हमने कहा कि 5 माइनस 3/2, दूसरे में मैंने कहा 5 माइनस 3/1, ठीक है। इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, 1 आंसर आ रहा है इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, इसका आंसर आ रहा है 2, है ना। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन। सो यहां पर एक्सेलरेशन कम आता है, तो आप देखो अगर वेलोसिटी का चेंज दोनों ही सेम आया है, लेकिन अगर टाइम ज्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन कम आएगा। एक्सेलरेशन व्हेन मल्टीप्लाई विद द मास, सेम मास, है ना। एक कराटे प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कराटे प्लेयर ब्रिक को ब्रेक करने के लिए, दो कराटे प्लेयर हैं, एक तो ये सोचता है कि यार मेरा मास इंक्रीज होना चाहिए, है ना, मैं खूब खाऊं, खूब एक्सरसाइज करूं और बिग मास लूं, तब जाके मैं जो है वो ब्रिक पर ज्यादा फोर्स लगा पाऊंगा और ब्रिक जो है वो ब्रेक हो पाएगी। दूसरा जो है वो कहता है कि यार इसको कम टाइम में भी किया जा सकता है, इसको टेक्निकली पढ़ना चाहिए, फिजिक्स का इसमें कहीं रोल है। उसने कहा कि वेलोसिटी का चेंज तो दोनों ही में बराबर आ रहा है, ऊपर से नीचे हाथ जब तेजी से चलता हुआ आता है तो जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है उसमें अगर हम सारा रोल का, फोर्स में सारा रोल मास एंड एक्सेलरेशन का है, और मास कांस्टेंट है, एकदम से हाथ का मास नहीं चेंज किया जा सकता, आपकी पाम का मास नहीं चेंज किया जा सकता, तो फिर क्या चेंज आ सकता है, एक्सेलरेशन में चेंज आता है। एक्सेलरेशन को स्टडी किया तो पता लगा कि वेलोसिटी का चेंज जो है वो अगर कम टाइम पीरियड में आएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ सकता है। तो उसने बेसिकली कॉन्सेंट्रेट किसमें किया, उसने कहा कि जो बहुत तेजी से चलता हुआ हाथ आ रहा है, जब वो ब्रिक के टच होएगा तो वेलोसिटी में एक चेंज आ जाएगा। मुझे करना ही सिर्फ ये है कि वो जो ब्रिक पर जब मेरा हाथ टच हो तो वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में टच हो जाए, यानी बहुत तेजी से लेके आऊं अपने हाथ को, कॉन्सेंट्रेट करूं पिन पॉइंट ऑफ द ब्रिक पर, और मैं बहुत तेजी से अपना हाथ अगर लेके आऊंगा तो बहुत कम टाइम पीरियड में मेरी वेलोसिटी का चेंज आ जाएगा। और अगर कम टाइम पीरियड में वेलोसिटी का चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और फोर्स अगर यहां पर इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, फोर्स अगर यहां पर इंक्रीज हो गई तो ब्रिक जो है वो आसानी से टूट जाएगी। दूसरा एग्जांपल में देखो कि आप जो क्रिकेट खेलते हैं वो प्लेयर्स जब बॉल को कैच करते हैं तो उनका एक टेक्निक होता है, वो हैंड्स को स्विंग कराते हैं पीछे की तरफ। जब बॉल को कैच करते हैं तो बॉल को साथ लेते लेते अपने हाथ को पीछे की तरफ स्विंग कराते हैं। उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, अब उसमें नहीं है रोल, अब यहां है वो जो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो ग्रेविटी के अट्रैक्शन के कारण वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की इंक्रीज पर इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि द मोर यू कम क्लोजर टू द ग्रेविटी, the more you come closer to the gravity, the more you feel attraction of it। और ग्रेविटी एक फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब ऑब्जेक्ट पे लगेगी, आपकी बॉल पे लगेगी, तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि वो क्लोजर आती जा रही है।
होता है ना कई बार कि हम वेलोसिटी ऊपर से आती हुई बॉल को देखते हैं तो बहुत स्लो लगती है, हमको लगता है कि हम कैच कर लेंगे, लेकिन पास आने लगती है तो डर के मारे हाथ डाल लेते हैं कई बार, है ना। क्या हो रहा है, एक्चुअली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जब वो आपके हाथ पर आके गिरेगी, पाम पर आके गिरेगी बॉल, तो उसकी वेलोसिटी तो वैसे भी चेंज होनी है, मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब गेम क्या है कि अगर आप उसको सडन रोकेंगे यानी टाइम कम देंगे, वेलोसिटी का चेंज आने में आप टाइम कम देंगे। वेलोसिटी का चेंज कब आएगा, जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी और आपके पाम पर आके गिरेगी, तो वेलोसिटी का एक चेंज आएगा। अब क्या हो रहा है, आपने सडन रोका तो यानी टाइम कम दिया, तो एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाएगा। एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाएगा तो बॉल से आप एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई विद द बॉल मास विल ब्रिंग व्हाट, द फोर्स, एंड क्या होगा, वो फोर्स आपके हाथ पर, बॉल जो आपके हाथ पर फोर्स लगाएगी वो ज्यादा लगाएगी और आपके हाथ पर चोट लग सकती है। बल्कि न्यूटन के थर्ड लॉ को समझें, सो देयर इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको जरा फटाफट से समझते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। अपोजिट के लिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। मैंने यहां पर जो नंबर लिखे हैं उसको समझो। मैंने कहा कि जो फोर्स पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाई है, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेम फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पर वो फोर्स लगा देता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या होगा, जब आपकी बॉल फोर्स लगाएगी आपकी पाम पर, तो सेम फोर्स आपकी पाम लगा देगी उस बॉल पर वो सेम फोर्स लगा देगी, इक्वल फोर्स होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन। बॉल ने नीचे की तरफ लगाई और पाम जो है वो ऊपर की तरफ लगाएगा और आपकी बॉल जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी, कैच करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम रह जाएगी। इसमें आपकी फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, आपकी फिजिक्स जो है उसका कोई रोल नहीं है, बल्कि फिजिक्स का रोल है। आपको उस कंसेप्ट को समझना होगा। ये एक टेक्निक है, अगर आप खली को भी खड़ा करेंगे तो भी उसके हाथ से बॉल बाउंस बैक हो सकती है। तो करना क्या है, आपको उस ऑब्जेक्ट का जो ऊपर से नीचे आ रही है सेम मास का, सेकंड वाले केस में क्या करिए, अब टेक्निक का यूज करिए। आप वेलोसिटी को इंक्रीज, जो वेलोसिटी जब आपके हाथ पर आ रही है तो वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है उसको लाने में टाइम बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएंगे, बॉल को आपने लिया और आपने स्विंग करा, पीछे की तरफ हाथ को किया, तो क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है। वेलोसिटी का चेंज सडन नहीं लाए अब की बार हम, तो टाइम अगर आप बढ़ा देंगे, ऐसा करने से टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो मल्टीप्लाई विद द मास ऑफ द सेम बॉल, फोर्स कम लगेगी। तो जब फोर्स पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे कम लगाएगा, यानी बॉल आपके पाम पे कम लगाएगी, तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेम अमाउंट यानी कम फोर्स जो है वो आपका पाम आपकी बॉल पे लगाएगा और बॉल के बाउंस बैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो बच्चों, यहां हमने एक्सेलरेशन को थोड़ा सा अच्छे मैनर में, थोड़ा बेटर, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी ले लिए हमने। एक कराटे प्लेयर ले लिया और एक क्रिकेट प्लेयर ले लिया। हमने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करी। और वेलोसिटी, टू काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स, चेंज इन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन। देन यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। सिंपल है, एक्सेलरेशन जो है वो v माइनस यू है। अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो है अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो v विल बी ग्रेटर देन u। तो फॉर्मूले में v अगर ग्रेटर होगा तो v में से u माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर मैंने फोर्स जो लगाई वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी तो नेक्स्ट जो आने वाली फोर्स के बाद वाली जो वेलोसिटी है विल बी लेस देन u। और अगर लेस देन होगी तो यहां पर कम में से बड़े को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। सो इस वाले केस में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा, इस वाले केस में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। यहां पर 5 माइनस 3 कर दो, ठीक है, ये 2 हो गया। और यहां पर जो है वो उल्टा कर दीजिए, 3 माइनस 5 कर दो, ठीक है। अब आप आंसर अपने आप इसको निकालिएगा, आपको क्लियर पता लग जाएगा कि एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन जो नेगेटिव आता है इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आता है, यूनिट उसकी सेम रहती है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार देखेंगे उतना आपका कंसेप्ट और बेटर क्लियर हो पाएगा।
सो थैंक यू वेरी मच। अपना आज का पॉइंट क्लियर हुआ। आगे वाला जो वीडियोज आएंगे उसमें आपके आगे वाले कंसेप्ट और अच्छे क्लियर किए जाएंगे। अब अपन पढ़ेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। थैंक यू।